नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों पिछली क्लासेज में हमने आयत, वर्ग और कोण, त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन किए। आपको पता है वो सिलेबस में आपके दिए गए हैं। क्षेत्र मित की, आयत, वर्ग, ठीक है, ये और त्रिभुज से रिलेटेड, कोण से संबंधित, ये सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और सब हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट आपको पता है एनसीईआरटी के बेस्ड पर है, जहाँ से आपके प्रश्न बनने हैं और यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, इस क्लास को भी कंटिन्यू करते हैं। और इस क्लास में दोस्तों आज बात करेंगे सर्किल की, बात करेंगे ब्रश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों देखिए व्रत की बात करेंगे। दोस्तों व्रत क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। व्रत की बात करेंगे और व्रत से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक ऐसी बंद वक्र एवं गोल आकृति जिसका केंद्र बिंदु उसकी परिधि से समान दूरी पर स्थित होता है। जो केंद्र बिंदु होता है, ये वृत्त हो गया, ये केंद्र बिंदु होता है। परिधि से परिधि जो होती है हमारी, ये ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। तो परिधि से क्या होता है, ये समान दूरियां होती हैं सभी में। केंद्र से जितनी भी दूरी, अगर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है जिसे हम बोलते हैं, वह समान दूरी पर होती है, ठीक है। आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद दोस्तों यह है कि इस दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम संकेत आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, या कि ठीक है कैपिटल आर से। और दिए गए चित्र में आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया है। ये आपका चित्र है, इसके अंदर देखिएगा, मैं बोलूँगा, ठीक है। ए बी वृत्त व्यास है, ठीक है। ए बी क्या है, यहाँ पे क्या है, एक वृत्त का व्यास कहलाएगा। सी डी वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। और देखिए जो वृत्त के दो परिधि को जो भी आपकी रेखा मिलाती है वह हमारी क्या कहलाती है, या दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की परिधि में, वो हमारी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। क्या देखेंगे, देखिए ए बी जो आपका दिया हुआ है, ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी वृत्त का व्यास हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और जो व्यास दोस्तों, या आपकी जो सी डी है, वह आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सभी लोग कमेंट करेंगे, वृत्त की जीवा कहलाती है। दोस्तों जो आपका सर्किल होता है, वृत्त होता है, वृत्त के दो बिंदुओं के, यानी परिधि के दो बिंदुओं के मिलाने से क्या बनता है, हमारी जीवा बनती है। और सबसे बड़ी जीवा हमारी व्यास कहलाती है, यानी कि जो जीवा हम केंद्र से होकर जो जीवा जाती है, या वृत्त भर के दो परिधों में मिलाती है, दो परिधि से, ठीक है, वह हमारी क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाता है दोस्तों। और वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त की व्यास कहलाती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ओपी वृत्त की क्या है, ओपी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। व्यास की आदि क्या होती है, ठीक है, व्यास बराबर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, व्यास बराबर 2r होता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। अब बात करेंगे सी क्यू डी की, बात करेंगे। सी क्यू डी वृत्त की चाप कहलाएगी। कहाँ पर है, देखिए सी क्यू डी, आप सभी लोग यहाँ पे देखेंगे तो सी क्यू डी ये क्या कहलाएगा, हमारा वृत्त का चाप कहलाता है, ठीक है। और इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं वृत्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है, कंसेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और यहाँ से क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो परिधि यानी वृत्त की बंद आकृति जो होती है, सॉरी, वक्रीय आकृति की माप को क्या कहते हैं दोस्तों, परिधि कहते हैं। क्या है, वृत्त की बंद वक्रीय आकृति, यानी जो वृत्त की बंद वक्रीय आकृति होती है, इसे क्या कहते हैं, ये जो सर्किलाकार होती है, ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, माप को परिधि कहते हैं। और वृत्त की परिधि का आपका फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर दोस्तों 2πr होता है, सभी लोग नोट करेंगे, जहां पाई का मान 22/7 हो जाएगा, ठीक है। और पाई कहाँ, यहाँ पे अपरिमेय आ जाएगी, लेकिन अगर मान 22/7 होगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगी, ठीक है। परिमेय संख्याएं आपके 1/2, 2/3, ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्याएं रूट के अंदर होती हैं, सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो 2πr यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2πr यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वृत्त की परिधि हो जाएगी। चाप कैसे लगाया जाता है, देखिए वृत्त के प्रत्येक भाग को चाप कहते हैं, जो वृत्त का प्रत्येक भाग होता है उसे चाप कहते हैं। अब आप इस चित्र में देखेंगे कि ए, ठीक है, और पी और बी जो दिया है, यही यहाँ पे हम एक चाप रखेंगे। और चाप तभी तो हम यहाँ से लेके यहाँ ऐसे लगाते हैं, यहाँ से ऐसे लगाएंगे, यानी कि हमारा क्या कहलाएगा, ए पी बी चाप कहलाएगा। और इसे चाप ए बी भी कह सकते हैं, ए बी ऐसे लिखते हैं और ऐसे चाप बना देते हैं, सर्किलाकार होता है, वह हमारा क्या कहलाता है, ए बी लिखे ये चाप, तो ए बी चाप कहला जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। और एक और आता है चाप से संबंधित कि यदि चाप अर्धवृत्त के चाप से छोटा हो, अर्धवृत्त से अगर छोटा है आपका कोई चाप, तो क्या उसे लघु चाप कहते हैं,
ये भी ध्यान दीजिएगा। आ सकता है कि लघु चाप होगा, ठीक है। वह चाप लघु चाप कहलाता है जो अर्धवृत्त के चाप से छोटा होता है, ठीक है। और अन्यथा दीर्घ चाप कहलाता है। अगर छोटा नहीं है तो क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप कहलाएगा। अब जीवा से संबंधित समझ लेते हैं प्रश्न कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं, ठीक है। आप ये भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या कहलाएगी, वृत्त की जीवा कहलाएगी, ठीक है। और केंद्र हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ केंद्र हो जाएगा। अब बात करते हैं वृत्त की व्यास की बात करते हैं, ठीक है। वृत्त के व्यास में बात करेंगे कि एक रेखाखंड जो वृत्त की केंद्र से होकर जाए, एक रेखाखंड ये वृत्त बना है और ये वृत्त का केंद्र यहाँ से केंद्र से होकर जो रेखा जाएगी वो हमारी क्या कहलाती है, और वृत्त की परिधि को दोनों ओर से छुए। अर्थात समझ गए ना दोस्तों, ये वृत्त बना हुआ है, ठीक है, ये सर्किल है, ये दोनों ओर से टच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ आधे में रहे, पूरा टच हो, दोनों परिधियों पर यहाँ पे टच होना चाहिए, वो हमारी वृत्त का व्यास कहलाती है, ठीक है। वो केंद्र से होकर जाती है और सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। अब बात करेंगे छेदक रेखा की। वह रेखा जो दिए गए वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। कोई एक ऐसा हो और ये रेखा काट दे, ये क्या कहलाएगी, छेदक रेखा कहलाएगी, ठीक है। ऐसा वृत्त बना हो, यहाँ से ऐसा काट दे तो क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। और वृत्त की छेदक रेखा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। छोटा छोटा कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन भी करेंगे। वृत्तखंड की बात कर लेते हैं। देखिए, किसी चाप या इसके संगत जीवा के मध्य का क्षेत्रफल वृत्तखंड कहलाता है। अर्थात किसी चाप, कोई चाप है, यदि चाप लघु है तब बनने वाला वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड कहलाएगा। लघु मैंने क्या बताया, अर्धवृत्त से छोटा कोई चाप है, ये भी जहाँ पे चाप है, अर्धवृत्त से अगर कोई छोटा चाप है तो हमारा लघु चाप कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। लघु चाप है तो क्या कहलाएगा, वृत्तखंड भी हमारा लघु वृत्तखंड कहलाएगा। अगर हमारा चाप बड़ा है, अगर हमारा चाप बड़ा है दोस्तों, तो वृत्तखंड भी क्या कहलाएगा, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। जब दीर्घ चाप है तो दीर्घ वृत्तखंड भी कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्पर्श रेखा की, बात कर लेते हैं कि एक ऐसी रेखा जो वृत्त की केवल एक बिंदु पर मिलती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है, और वह बिंदु जहां स्पर्श रेखा वृत्त से मिले स्पर्श बिंदु कहलाता है। आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे, ठीक है, ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये आपका वृत्त बना है, ठीक है। ये कौन वो आपका हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि एक बिंदु पर, वृत्त के केवल एक बिंदु पर मिले, यानी कि एक बिंदु आपका ये हो गया, ठीक है। वृत्त का केवल जो हमारी ये बिंदु जाती है ना, यहाँ पर केवल मिले, ठीक है, तो वह वृत्त का क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। स्पर्श रेखा कहलाती है और बिंदु भी होगा। जहाँ स्पर्श रेखा वृत्त से मिलती है तो क्या मिलती है, यहाँ पे स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो यहाँ आपका एम क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पर्श बिंदु हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ रहेंगे। और एल क्या है, एक स्पर्श रेखा कहलाएगी, इसे हम एल कर देते हैं। तो रेखा हमारी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा क्या कहलाएगी, वृत्त की एल हो जाएगी, ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई। एम क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा और आपका वृत्त की स्पर्श रेखा, और वह बिंदु कहलाएगा उसका एम, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सकेंद्रीय वृत्त की, बात कर लेते हैं। सकेंद्रीय वृत्त मतलब होता है दोस्तों जब एक समतल में स्थित दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक हो। आई होप समझ गए होंगे। एक वृत्त बना है, फिर और एक वृत्त बन जाए, दोनों का केंद्र क्या हो, सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों वृत्त का, वह हमारा क्या कहलाता है, सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है, ठीक है। आप चित्र में देखेंगे, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, सभी लोग चित्र में देखिएगा, R1 और R2, ये R1 है और ये R2 है, बाह्य वृत्त की त्रिज्याएं हैं, दोनों त्रिज्याएं, ठीक है, लेकिन केंद्र आपका ओ ही है, सेम केंद्र है। R1 R2 त्रिज्या है, एक R1 इस वृत्त की हो गई, ठीक है, और R2 त्रिज्या इस वृत्त की हो गई, ठीक है। R1 R2 त्रिज्याएं अलग अलग हैं, लेकिन ये भी बात है कि R2 जो त्रिज्या है बड़ी आपकी R1 से, क्योंकि आपका R1 सर्किल जो छोटा है, त्रिज्या छोटी है तो सर्किल भी छोटा होगा, त्रिज्या बड़ी है तो सर्किल भी बड़ा होगा, वृत्त भी बड़ा होगा, ठीक है। आई होप समझ गए। लेकिन केंद्र आपका सेम रहता है, वह हमारी सकेंद्रीय वृत्त कहलाती है। सकेंद्रीय मतलब समझ गए होंगे, केंद्र समान होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं वृत्त से रिलेटेड गुण, देख लेते हैं वृत्त के क्या क्या गुण है, ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, अर्थात व्यास बराबर 2r, तो 2 गुणे त्रिज्या होता है। व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं।
वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर वृत्त का केंद्र है, वो वृत्त की जीवा पर जो अगर लंब डाल दें तो क्या करेगा, वह जीवा को समद्विभाजित कर देगा। जैसे मान लीजिए ये वृत्त बना हुआ है, ठीक है। अब ये वृत्त बना हुआ है, यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। ये वृत्त बना हुआ है, ये सर्किल है। ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर जीवा, अगर ये मान लीजिए जीवा है, इस पर एक लंब डाल दें तो यह क्या करेगा, जीवा को द्विभागों में बांट देगा। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ठीक है। तो यह समद्विभाजित करता है। कोई भी लंब डाल देंगे जीवा में तो क्या करेगा, वह जीवा को समद्विभाजित कर देता है। एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र के समान दूरी पर होती हैं। बिल्कुल सही बात है। एक ही वृत्त की अगर समान जीवाएं हैं, ठीक है, तो क्या होगा, केंद्र के समान दूरी पर होगी। अर्थात दोस्तों ये वृत्त बन गया, ये केंद्र है, ये एक जीवा यहाँ से गई। सभी केंद्र से जीवा जानना चाहिए। अगर केंद्र से सभी जीवाएं हैं तो ये अगर आपका 1 सेंटीमीटर का है तो ये भी होगा, ये भी होगा। तो ये सभी क्या कहलाएंगी, ये सभी बराबर कहलाएंगे। तो यही यहाँ पर है कि एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। किसी वृत्त की दो असमान जीवाओं से बड़ी जीवा केंद्र से अधिक समीप होती है। अर्थात किसी वृत्त के दो असमान जीवाएं हैं, ठीक है। अब मान लीजिए दो असमान जीवाएं यहाँ पे, ठीक है। बड़ी जीवा केंद्र से अधिक, अब यहाँ पे एक छोटी जीवा है और एक बड़ी जीवा कर देते हैं। तो यही कह रहा है ना, जो बड़ी जीवा होगी वह केंद्र के समीप होगी। आप लोग देखेंगे ये वाली जो बड़ी जीवा है, ठीक है, ये तो अब केंद्र के समीप है क्योंकि केंद्र यहीं पर है। लेकिन जो छोटी जीवा वो दूर है। तो समझ गए ना, बड़ी जीवा केंद्र के नजदीक होती है। और किसी वृत्त के में एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण उस चाप द्वारा वृत्त के शेष परिधि के किसी अन्य बिंदु पर आंतरिक कोण के दुगना होता है। अर्थात यहाँ पे क्या दिया गया है, वृत्त में एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण। अब ये एक वृत्त बना गया है और वृत्त का एक आपका केंद्र है, ठीक है। अगर मान लीजिए वृत्त का यहाँ पे चाप दे दिया गया कोई एक आंतरिक कोण मतलब ये कहलाता है। तो उस चाप द्वारा वृत्त की शेष परिधि, यानी जो शेष परिधि की टोटल ये परिधि जो आपकी बचती ये, ठीक है, जो आपकी शेष परिधि बची है, तो वह क्या, अन्य बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। यानी आपका ये शेष कितना बचा है, इतना बचा आपका शेष, तो इसका तो दुगना ही कहलाएगा ना ये। तो आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। तो दुगना कौन कहलाता है, वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण उस चाप द्वारा वृत्त के शेष पर परिधि के किसी अन्य बिंदु पर आंतरिक कोण क्या होता है, अन्य बिंदु पर आंतरिक कोण, तो क्या कहलाएगा, दुगना होता है उसका, ठीक है। वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं के लंबार्धक एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर काटते हैं। यानी अगर हम ये वृत्त बना लिए, ठीक है, किन्हीं दो जीवाएं पर, ठीक है, जीवाएं मान लीजिए केंद्र से होकर ही जाएगी, ये मान लीजिए दो जीवाएं होंगी कि लंबार्धक एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर काटते हैं। अब इतने लंबार्धक केंद्र पर ही काटेंगे क्योंकि जीवा है, जीवा केंद्र से होकर जाती है, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब देखते हैं अगला कि केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान होती हैं। समदूरस्थ मतलब क्या, कितनी भी दूरी हो, केंद्र से जो होती हैं जीवाएं समान होती हैं। अगर ये आपका वृत्त बन गया, ये सर्किल केंद्र बन गया, तो ये जीवाएं क्या होंगी, समान होगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो टॉपिक है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये वृत्त बन गया, ये आपका केंद्र है, ये समान जीवाएं मान लीजिए, ठीक है, दो जीवाएं आपकी हो गई, तो ये वृत्त का जो केंद्र पर कोण बनेगा ये समान कोण बनेगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री का है तो सभी 90 डिग्री के बनेंगे, 30 डिग्री के हैं तो सभी कोण 30 डिग्री के बनेंगे, क्योंकि जीवाएं हैं, जीवाएं केंद्र से होकर जाएंगी, ठीक है। अब अगला कह रहा है दोस्तों कि ये वृत्त के वे जीवाएं जो केंद्र पर समान कोण बनाती हैं वह समान होती हैं। जीवाएं समान होगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात थी। अब देखते हैं अगला क्या है यहाँ पर, तीन असमरेखी बिंदुओं से होकर अधिकतम एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अर्थात तीन असमरेखी बिंदुओं से होकर, यानी अगर कोई तीन बिंदु है, मान लीजिए ये हम तीन बिंदु ले लेते हैं और इन तीन बिंदुओं से एक ही वृत्त खींच सकते हैं, दो वृत्त नहीं खींच सकते, ठीक है। दो वृत्त के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और बिंदु लेना पड़ेगा। अर्थात समझ गए कि हमारा ये मान लीजिए तीन बिंदु हैं, इन तीन बिंदुओं से एक ही वृत्त यहाँ पे खींचा जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए वृत्त हो गया और ये तीन बिंदु हैं, ठीक है। चार बिंदुओं फिर आपका वृत्त नहीं आएगा, चार बिंदुओं में फिर नहीं आता, ठीक है। तो तीन असंरेखी बिंदु से होकर अधिकतम एक केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है। अब एक प्रश्न देख लेते हैं ध्यानपूर्वक। प्रश्न है कि बिंदु ABC एक वृत्त पर स्थित है। आप लोग देखेंगे ABC आपका ABC, ठीक है, यहाँ पे वृत्त पर ये आपका स्थित है। बिंदु O वृत्त का केंद्र है, आप लोग देख पा रहे हैं बिंदु O वृत्त का केंद्र हो गया। और कह रहा है कि कोण ABC 100 है, यानी कि
ए बी सी ये कोण हमारा कितना है 100 डिग्री है, ये भी हमने जान लिया। तो क्या कह रहा है कि कोण ए ओ सी का मान निकालो, यानी कि हम इस कोण की वैल्यू निकालना है, कोण ए ओ सी की। ठीक है, अब आप बोलेंगे इसका सर कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल साधारण है। ठीक है, आई होप जब आप लोगों ने इतना वीडियो देख लिया है तो इस क्वेश्चन को भी समझ के जाते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अभीष्ट यहाँ पे बृहत कोण बताएंगे। बृहत कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ए ओ सी, कोण ए ओ सी दिया गया है बराबर क्या हो जाएगा, दो कोण ए बी सी हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, क्योंकि ए बी सी हमारा 100 है और कह रहा है ए ओ सी, तो ये क्या कहलाएगा, बृहत कोण कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या कहलाएगा, यह बृहत कोण कहलाएगा। और क्या होता है बृहत कोण, सभी लोग बताइए। अभीष्ट बृहत कोण ए ओ सी यानी कितना होता है, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, हमारे कोण ए बी सी का दुगना कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, दुगना कहलाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 2 गुणे 100 कर देंगे, यानी कि हमारा 200 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से इस क्लास को अच्छी तरीके से अटेंड किए होंगे। ये ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन भी दिए गए थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, तो ये सारा ऐसा हल है। यहाँ पे 4th ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास आपको कंसेप्ट वाली क्लासें लगी, और जितने अभी क्लासेज हमने ब्रश से रिलेटेड कल क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली क्लास कंसेप्ट शुरू करेंगे आपके वृत्त से, आयत से, कोण से, सारे क्वेश्चन हम अटेंड करने वाले हैं। फिर एएम पीएम से प्रश्न आना है, ठीक, उनको भी अटेंड करेंगे। फिर आपके जो क्या बोलते हैं रीजनिंग टाइप का आना है, गुणा भाग वाले। ठीक है, कि आप जो जैसे दिया रहेगा 2 4 फिर 10 6 8 दे दिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। तो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि तैयारी सिलेक्शन की चल रही है और यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन स्वरूप ही है। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का सपोर्ट ही दोस्तों हमें क्या है, जीवित रखता है, मोटिवेट करता है, मोरल मोटिवेशन बनाए रखता है। दोस्तों आपका सहयोग उम्दा है, लाजवाब है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।